हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लर्निंग हॉर जोन। आज मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा एक नया चैप्टर क्लास 9th का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। और जैसे मैं बताऊं उसको आराम आराम से देखते जाना, और हो सके तो नोट भी कर लेना, ठीक है। तो मैं जो सेकेंड चैप्टर वो सेकेंड चैप्टर है क्या, ज़रा देखना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे। सेकेंड चैप्टर आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था आपने स्टेट ऑफ मैटर, या मैटर इन आवर सराउंडिंग। आपने अपने सराउंडिंग में के आसपास की चीज़ें क्या है, कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसके बारे में आपने पढ़ा था। और अब जो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर में क्या है कि क्या आप जानते हो कि आपके आसपास की चीज़ें प्योर हैं? इसकी पहचान कैसे करते हैं? तो आपके चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर है आपका, ठीक है ना। ये चैप्टर है, लग रहा है क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव टाइप के लग रहे हैं, है ना। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहला टर्म आता है इज मैटर अराउंड। मैटर के बारे में तो आप जानते ही हो, है ना। मैटर के बारे में जानते हो। मैटर क्या होता है? सबसे पहले मैटर के बारे में देखो। मैटर जो होता है ये क्या होता है? जिसके पास क्या हो, जिसके पास मास हो, है ना, वॉल्यूम हो, ठीक है ना। जिसके पास मास हो, जिसके पास भार हो, जो क्या करे, ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना, जो क्या कहे, जगह घेरे, उसे भी हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, ठीक है। अब बारी आ जाती है किसकी? अब आती है कि क्या वो प्योर है। प्योर को इससे पहले आप लोग क्या जानते थे कि प्योर कोई भी चीज़ सिंगल काइंड से होते हैं। तो यहाँ पे प्योर प्योर वो टर्म्स एक आ गया, ठीक है ना। इस प्योर को कैसे करेंगे हम लोग, देखिए। प्योर प्योर क्या होता है? व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? एक वर्ड आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या है, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, तो प्योर सब्सटेंस में इस पे लिखता हूं, देखिए जरा। प्योर सब्सटेंस, है ना, एक एक करके पॉइंट को याद रखते जाना। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस का पहला पॉइंट, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड जो सिंगल काइंड में। पहली चीज मैं प्योर सब्सटेंस के बारे में बता देता हूं कि प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस मेड अप मेड बाय सिंगल काइंड्स ऑफ एंटिटी, या पार्टिकल बोल सकते हो, एंटिटी, है ना, और पार्टिकल्स और एटम्स, है ना। सेकंड पॉइंट, जो सिंगल काइंड्स ऑफ। सबसे पहले अगर कभी भी आपको एग्जाम में एमसीक्यूज में आ जाए कि प्योर सब्सटेंस के बारे में बताइए, तो आप क्या बोलोगे? उसमें कितने पार्टिकल होते हैं? सिंगल पॉइंट ऑफ पार्टिकल। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कितने होते हैं बताइए जरा। तो अब देखो यहाँ पे ये कितने होते हैं? सिंगल काइंड्स ऑफ पार्टिकल। इसमें कितने प्रकार के पार्टिकल्स मिले होते हैं? प्योर किसको बोलेंगे? जिसके पास एक प्रकार के पार्टिकल अगर हों, उस वो कंपाउंड क्या होता है बताओ? प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये क्या होते हैं कि अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं, है ना, एटम्स, एलिमेंट और कंपाउंड, ये सभी क्या है? अगर मैं बात करूं प्योर सब्सटेंस की, तो ये दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं बताओ? एलिमेंट, और एक क्या होता है? कंपाउंड। क्या इतनी बातें समझ में आई? एलिमेंट वो होता है सिंगल एटम जिसमें होते हैं एटम। कंपाउंड वो होता है जिसमें मोर देन वन एटम, जिसके पास एक से ज़्यादा एटम होते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना, अगर मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, इसमें एक से ज़्यादा है, तो इससे प्योर नहीं हुए, है ना। फिर भी हम इसे कंपाउंड, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनको मैं क्या बोलता हूँ? प्योर सब्सटेंस।
ठीक है ना। क्वेश्चन तो ये आता ही है ना कि इसमें एक से ज़्यादा अगर एटम्स हों तो वो क्यों प्योर सब्सटेंस क्यों है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि केमिकल कंपोजिशन इसकी क्या होती है। याद रखना कि किसी भी कंपाउंड का या प्योर सब्सटेंस अगर कंपाउंड है कोई, तो मैं क्या बोलूँगा, दे, इसके पॉइंट नोट कर लो फिर इसके बाद बताता हूँ। दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। फिक्स्ड कंपोजिशन मतलब, कहने का मतलब कि अगर मैं H2O की बात करूं, H2O यहाँ भी लिख रहा हूँ H2O, ठीक है। अगर आप देखो तो H2O से ये सब कन्वर्ट हो रहे हैं 0 डिग्री पे, हाँ 0 डिग्री पे देख रहा हूँ मैं, 100 डिग्री पे देख रहा हूँ मैं, यानी 100 डिग्री, फिर इसके बाद 100 डिग्री से अबव, 100 डिग्री से एवॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो कि 0 डिग्री पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये आइस की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन फिर भी इसका फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक है ना। H2O मतलब बाई मास कंपोजिशन कितना हो जाएगा बताओ, 1:8, है ना। हाइड्रोजन और मास का रेशियो कितना हो जाएगा बताओ, 1:8 का रेशियो रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो। तो ये थ्रू आउट द कंपोजिशन क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन सेम होता है H2O। यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 1:8, और ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखना एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं। जैसे मैंने बोला CO2, अगर रिएक्शन कराऊँ या CO2 का अदर स्टेट भी रखूँ तो क्या इसके केमिकल कंपोजिशन में कोई फ़र्क पड़ेगा, इसके भी केमिकल कंपोजिशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं, अगर वो थ्रू आउट द रिएक्शन अगर उसके कंपोजिशन चेंज नहीं होते हैं तो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। तो उम्मीद है कि प्योर सब्सटेंस आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस के ये देखो, पहला फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं कि जो आपके क्या हो, प्योर सब्सटेंस मेड बाय सिंगल काइंड ऑफ सेल और एंटिटी, ठीक है। प्योर सब्सटेंस को जैसे एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है ना। एलिमेंट जो सिंगल एटम जिसमें होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है आपके प्योर सब्सटेंस एलिमेंट हो गए। और अगर मैं बात करूं इसकी कंपाउंड की, तो कंपाउंड तो आप जानते हो मोर देन वन एटम से मिलके बनता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो आगे बात करते हैं प्योर सब्सटेंस को और क्या बोल सकते हैं, बताइए। प्योर सब्सटेंस, ठीक है ना, कांस्टेंट यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं, प्योर सब्सटेंस के बारे में नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, और क्या हो सकती हैं बताइए प्योर सब्सटेंस की बातें। अगर मान लो केमिकल कंपोजिशन सेम हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर भी थ्रू आउट द रिएक्शन सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आइस, वाटर और स्टीम, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ बर्फ़ है, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले देखिएगा, बर्फ़ जल है ये, और यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ वाष्प, ठीक है ना। रिएक्शन कराएंगे तो 0 डिग्री से मैं जाऊँगा कहाँ तक, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे थ्रू आउट द पोर्शन जो होता है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी 0 डिग्री पे ही ये क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मैं बता देता हूँ कि 0 डिग्री पे ही ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 मैं बोलूँगा कि इसके जस्ट कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। अगर 0 से 0 में बोलूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है। तो थ्रू आउट द प्रोपोर्शन आप याद रखना कि टेम्परेचर भी क्या होता है प्योर सब्सटेंस की, थ्रू आउट द रिएक्शन टेम्परेचर भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो इस बारे में लिख लेते हैं, लिखिए कि द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस, द बॉइलिंग पॉइंट एंड melting point of pure substance is constant। ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इतनी बातें थी जो प्योर सब्सटेंस से रिलेटेड थी, ठीक है ना। और इसके बाद अब आते हैं हम लोग किस पे, मिक्सचर पे।
अब इसी में दो टर्म एक पढ़ते हैं हम लोग, मिक्सचर, मिक्सचर, ठीक है ना। मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ, मिक्सिंग ऑफ मोर देन, मोर देन, मिक्सिंग ऑफ मोर देन, मोर देन टू होमोजीनियस, होमोजेनियस सब्सटेंस, सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लो कोई भी, है ना। शुगर, शुगर वाटर को मिक्स कर दो, है ना, ये भी हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, सॉल्ट वाटर मिक्स कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद एक टर्म आता है, मिक्सचर तो हो ही गया, लेकिन अब मैं बात करता हूँ मिक्सचर जो है कितने प्रकार के होते हैं। मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? मिक्सचर दो प्रकार के आइडियली। मिक्सचर कितने प्रकार के बताइए? मिक्सचर हो गए आपके दो प्रकार के, कौन कौन से? एक हो जाता है होमोजीनियस, होमोजीनियस, और एक हो जाता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब मैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की अगर बात करूं तो इसके बारे में देखिए। होमोजीनियस सब्सटेंस क्या होता है? दैट मिक्सचर cannot be separated by physical process, मतलब फिजिकली हम उसे अलग नहीं कर सकते, है ना। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, लेमन, लेमन प्लस वाटर, लेमन वाटर को अगर मिक्स कर दो तो क्या हम लेमन और वाटर एक बार जब मिक्स हो जाए तो क्या वो ये हो पाएंगे, अलग हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। फिर अब मैं हेट्रोजीनियस में जस्ट इसका उल्टा कर देना। हेट्रोजीनियस में क्या होता है जरा देखिए। हेट्रोजीनियस, द मिक्सचर can be separated by physical process. एग्जाम्पल, वाटर अब प्लस सैंड की बात करें, अगर मैं रेत, वाटर में रेत मिला दूँ तो वहाँ से भी ये क्या हो जाएंगे, ठीक है ना, सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है जी। तो देखो अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट इसको देखना, अभी इस क्वेश्चन देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, राइट करना है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। मिक्सचर, ठीक है ना। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में मिक्सचर को आपको ये आपका आंसर ये लिखना है, ठीक है ना। चलिए आगे मैं अगर बताऊं, आगे अगर बात करूं तो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं, आगे एक टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ। आगे एक टर्म आता है जिसको बोला जाता है सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है बताइए? सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें दो लिक्विड मिलाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बनता है, ठीक है। एक होता है क्या सॉल्यूट क्या होता है? ये सॉल्यूशन का प्रोपोर्शन होता है जो लेसर अमाउंट में होता है, लेसर अमाउंट मतलब जो कम मात्रा में हो। क्या बोल रहा हूँ मैंने? जो कम मात्रा में किसी भी सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है बताओ? सॉल्वेंट क्या होता है? जो मोर अमाउंट
या मैं बोलूँ तो लार्ज अमाउंट, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट लिखता हूँ मैं, देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखूँगा, लार्ज अमाउंट। तो लार्ज अमाउंट में जो होगा वो आपका क्या हो गया बताओ, सॉल्वेंट। लार्ज अमाउंट यानी जो अधिक मात्रा में है, ठीक है। तो जो लार्ज अमाउंट में होता है वो आपका क्या होता है, जो लेस मात्रा में है, ये देखो, ये याद रखना आप। जो कम मात्रा में होता है उसे सॉल्यूट, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको देख लो। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ ठीक है। अब इसकी बात चलते हैं क्या, जो ज़्यादा मात्रा में। अगर मैं बात करूं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। सब लोग नोट करते जाना आप लोग, ठीक है। तो अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर एक कंटेनर लिया मैंने, एक कंटेनर, और इस कंटेनर में मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, देखो। अब इस कंटेनर में मैंने शुगर पार्टिकल इसमें इन्वॉल्व कर दिया, और इस शुगर पार्टिकल मैंने बोला कि ये 40 ग्राम है, ठीक है। और इसमें जो वाटर है, वाटर कितना है, 200 ml है। अब मेरे को ये बताओ कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो आपको एक बात बता रहा हूँ, जो चीज़ घुल जाती है ना किसी चीज़ में, तो उसे सॉल्यूट कहा जाता है। तो यहाँ पे घुलने का काम कौन कर रहा है, ये शुगर पार्टिकल। देखो ज़रा, शुगर पार्टिकल है, शुगर पार्टिकल क्या होता है, ये सॉल्यूट का काम कर रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर का वाटर जो है ये सॉल्वेंट जैसा बिहेव कर रहा है, सॉल्वेंट जो घोलने का भी काम करता है। तो अमाउंट अगर दिया रहेगा तो जो लार्ज अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट, जो स्मॉल अमाउंट में होगा उसे सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर मेरे पास ऐसा आ जाए कुछ, देखना, अगर मेरे पास ऐसा आ जाए, अब देखो मैं स्लाइड में ही ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं बोलूँ आपसे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको समझ में आ गया उम्मीद है। मैं बोलूँगा अब बताओ, अगर मैंने बोला कि 20 ग्राम ऑफ NaCl, जिसको हम क्या कर रहे हैं, 20 ग्राम NaCl मिक्स विथ 200 ml ऑफ वाटर। तो जैसे ही आप समझ जाओगे तुरंत आप बोलोगे क्या है ये, बताओ। ये जो है NaCl, वो क्या हो, किस तरीके का बिहेव करेगा, आप बोलोगे सर सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, सॉल्यूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, विलेय बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है बताए, विलेय कहा जाता है। और ये देख रहे हो आप, ये दिस इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। इसे क्या कहते हैं बताओ, इसे बोला जाता है विलायक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, विलायक। हिंदी वाले भी याद रखिएगा, हिंदी मीडियम वाले, तो इसे विलायक कहते हैं। तो सॉलिड सॉल्वेंट से समझ में आ जाएगा आपको। और यहाँ पे कुछ खास बातें मैं लिखने वाला हूँ, नोट करके याद रखना, नोट करके। अब एक टर्म आता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं सांद्रता, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बराबर फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसे हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। और ये बताता है मुझे कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो याद रखना कि अगर सॉल्यूट का अमाउंट, ध्यान से देखो सुनना, सॉल्यूट के अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे तो आप याद रखना कि कॉन्सेंट्रेशन जो होता है हमेशा, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो ऑलवेज इंक्रीज, concentration is always increases. If solute is increases, then concentration will be also increases, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, याद रखना ये। सॉल्यूट जब अगर बढ़ेगा तो सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉन्सेंट्रेशन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये इतनी बातें याद रहेगी आपको, ठीक है ना। तो इतनी बातें याद रखना।
अब आ जाते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी हैं, जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात हो गई, कॉन्सेंट्रेशन की बात हो गई। जैसे मैंने बोला कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात होगी। अब सॉल्यूशन के टाइप्स देखिए क्या क्या होते हैं। सॉल्यूशन के टाइप, सॉल्यूशन के कौन कौन से टाइप होते हैं सभी लोग बताओ जरा। तो सॉल्यूशन की 3 टाइप होते हैं जनरली। कौन कौन से? पहला मैं बोल रहा हूँ ट्रू सॉल्यूशन, और दूसरा कोलॉइडल, तीसरा सस्पेंशन। ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है ना। अगर मैं बात करूँ हिंदी में तो इसको बोलते हैं शुद्ध विलयन बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शुद्ध विलयन। ये कोलॉइडल ही कहलाता है, कोलॉइडल ही कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है हिंदी में। ये क्या कहलाता है बताओ? निलंबन। याद रखना। शुद्ध, अब देखो प्योर सब्सटेंस जो होता है ना, ये हमेशा होमोजीनियस होता है, याद रखना। देखो इसको अब थोड़ा थोड़ा समझते जाना। होमोजीनियस, ये दोनों क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस। ये भी क्या होता है? हेट्रोजीनियस। याद रखना हेट्रोजीनियस। अच्छा ये बताओ, जो पार्टिकल होमोजीनियस होते हैं याद रखना उसके पार्टिकल साइज वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स कैसे होते हैं इसके? पार्टिकल्स साइज जो होती है वेरी स्मॉल। और यहाँ पे पार्टिकल इससे थोड़ी से लार्ज है ना, मीडियम बोल सकते हो, मीडियम। और यहाँ पर भी लार्ज भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, याद रखना। तो ये सारे पार्टिकल्स हैं होमोजीनियस में। सबके एग्जांपल आप जानते ही हो, मैंने बता ही दिया था। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ मैं, इसमें पाथ जो होती है ना, इनविजिबल होती है। पाथ क्या होती है बताओ? पाथ ऑफ लाइट इनविजिबल, मतलब दिखती नहीं है। इसमें पाथ विजिबल होती है। पाथ ऑफ लाइट विजिबल होता है, विजिबल, ठीक है। अब कैसे समझ में आएगा तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ अभी पाथ ऑफ लाइट कैसे विजिबल है। वो चीज़ कहाँ गई, अभी दिखाता हूँ। कहाँ गया? देखो ये देखना है ज़रा, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में ही है, पड़ा हुआ है डायग्राम, देखना है इसको। ये डायग्राम देख रहे हो आप, ये टॉर्च देख रहे हो, सोर्स, ये देखिए टॉर्च, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो आपके सामने एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन रखे गए हैं। कितने सॉल्यूशन रखे गए? 2 सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन में जब जैसे यहाँ लाइट सोर्स, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, जहाँ से लाइट दे रहे हैं, ये सोर्स ऑफ लाइट, याद रखना। सोर्स ऑफ लाइट, जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट से लाइट यहाँ से निकलती है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये पाथ जो जा रहा है, देख रहे हो लाइट के पाथ यहाँ पे जा रहे हैं, जिसे रे कहते हैं। क्या यहाँ पे रे पास हो जा रही है कंप्लीटली? क्या यहाँ दिखाई दे रही है ना? नॉट विजिबल। लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी सॉल्यूशन में रखा और यहाँ पे पार्टिकल देख रहे हो, यह पाथ ऑफ लाइट अंदर ग्लास में नजर आ रही है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इसको किस तरीके का सॉल्यूशन बोलते हैं? इसे टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट भी बोला जाता है, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। अच्छा टिंडल इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? जनरली मैं आपको बता देता हूँ, टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है कोलॉइडल सॉल्यूशन में। ऐसा क्यों होता है जानते हो? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके पार्टिकल साइज क्या होते हैं? बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन। और पार्टिकल जैसे ही इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना, ये देखो जितने छोटे छोटे पार्टिकल इसके अंदर हैं, इससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और वह पीछे आ रही है, तो इससे क्या होता है, उसके पाथ नज़र आते हैं। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन, ये जो हमारा ग्लास है,
ध्यान से देखना, ये जो ग्लास है ना, इसका मतलब कि ये इस ग्लास में जो सॉल्यूशन रखा गया है वो कैसा है, ट्रू सॉल्यूशन है। यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन रखा गया है, ट्रू सॉल्यूशन रखा गया है, तभी इसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं है। क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रू सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट। अब देखो टिंडल इफेक्ट यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो टिंडल इफेक्ट को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इन द मीडियम कॉन्टैक्टिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल। अब ये पार्टिकल जो मैंने अभी बोला आपको यहाँ पे कि इसमें छोटे छोटे पार्टिकल जो सस्पेंडेड होते हैं उससे रिफ्लेक्ट होते हैं वो, इसकी वजह से। तो एग्जांपल क्या है, अब देखो टिंडल इफेक्ट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है स्मोक डस्ट, जैसे आप रूम में आप सोए हो, कहीं अंधेरे में आप देखे हो किसी होल से लाइट आ रही हो तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल उड़ते हुए नजर आते हैं, है ना, तो वो भी डस्ट वस्ट नजर आते हैं, उसे भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर रिस्पेक्टिंग ऑफ विंडोज, लाइट बीम जो विंडोज से आती है तो आप देखते हो एक पाथ नज़र आती है आपको, तो आप उस वो जो पाथ नज़र आती है वो क्यों आती है, क्योंकि आपके जो रूम है या जहाँ पे आप देख रहे हो किसी पार्ट से, किसी मतलब जो होल हो, अगर कहीं पे होल हो, खिड़कियों से लाइट आती हुई देखे हो ना आप, तो पाथ नज़र आती है, तो उस पाथ क्यों आपको विजिबल हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम आपके सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल हैं, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल उड़ रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, जिसके कारण वो पार्टिकल में लाइट टकराते ही वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, जिसके कारण आपको पाथ नज़र आती है, ठीक है ना। और ऐसे इफेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट के और भी कुछ आपको दिखाता हूँ मैं पॉइंट, ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट के और कुछ पॉइंट दिखाता हूँ मैं। देखो एक और टिंडल इफेक्ट के देखो, ये देख रहे हो आप, ये मिस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट के ही एग्जाम्पल है। देखिए जरा, ये आप देख पा रहे हो, मैं दिखाता हूँ, देखो हाईलाइटर से देखना, ये हमारे सराउंडिंग में ये जो देख रहे हो, ये देखो, ये लाइन कैसे नज़र आ रही है यहाँ पे, क्योंकि इसकी ये है मिस्ट कहलाते हैं, ये इसे मिस्ट कहते हैं। और ये पाथ नज़र आ रही है ना, इसी को बोलते हैं फॉग। देखते हो ना कोहरा, कोहरे में भी ये डस्ट पार्टिकल इसमें है ना, डस्ट पार्टिकल इसमें है, तभी ये कोहरा नज़र आ रहा है, इसके पार्टिकल। तो ये सब कोलॉइडल सॉल्यूशन है जिसे हम लोग मिस्ट कहते हैं। तो ये देखो मिस्ट क्या है, मिस्ट इज अ फिनोमिना ऑफ कॉज ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स वाटर सस्पेंडेड इन कोल्ड एयर यूजुअली कॉल्ड कंडेंसेशन, है ना, उसे बोलते हैं मिस्ट। यानी हमें यहाँ पे थोड़े से, अब लाइट के वजह से कोलोइडल में मैंने आपको इंटेंडल इफेक्ट में क्या समझाया कि कोई पार्टिकल उड़ रहा है तो वहाँ पे पाथ ऑफ लाइट देख रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसमें जाके टकरा रहा है, उसके बावजूद आपको ये पॉइंट जो दिख रहे को मिल रहा है ये, है ना, तो उसे बोलते हैं मिस्ट। और ये भी एक तरीके का क्या है, टिंडल इफेक्ट भी, इसे भी कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट के ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है ना, याद रखना। तो ये मिस्ट भी क्या है, आपके सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अब एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। आ जाओ यहाँ पे, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का ही एक डायग्राम है, जरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज में बनते हैं, ठीक है ना, एमसीक्यूज में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जरा, मैं यहाँ पे दो चीज़ें, इस टेबल को जरा ध्यान से समझना। ये कोलोइडल्स के, ये क्या है, कोलोइडल्स के पार्टिकल है, ये क्या है आपके कोलोइडल्स के पार्टिकल। देखो यहाँ पे ये कोलोइडल्स है, ठीक है ना, कोलोइडल्स के पार्टिकल हैं, ठीक है ना, कोलोइडल्स है। और इस कोलोइडल में दो टर्म यहाँ पे लिखे गए हैं, एक टेबल में लिखा गया है डिस्पर्स फेज, एक में लिखा गया है डिस्पर्शन मीडियम। अब सुनो जरा, यहाँ पे एक नया टर्म आया, डिस्पर्स्ड फेज, और एक है डिस्पर्शन मीडियम। अब बताओ मुझे, जरा ध्यान से देखना, डिस्पर्स फेज, आप देखना जरा, डिस्पर्स फेज की बात करें अगर, तो डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्स फेज आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बस फर्क यही है कि वहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे सॉल्यूशन में वहाँ पे यहाँ पे सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कोलोइडल्स की। तो यहाँ पे एक टर्म दिया गया है सॉल्यूट, जो ये डिस्पर्स मीडियम, ये क्या है, ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस जो क्या होंगे कि किसी मीडियम में, यानी जिस मीडियम में जाए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सॉल्यूट को, मतलब सॉलिड को मैं मिलाने वाला हूँ किसी लिक्विड में,
लिक्विड में, यानी जो किसी चीज़ में डाला जाता है लिक्विड, सॉरी यार, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सॉलिड को लिक्विड में डाल रहा हूँ, लिक्विड में, किस में, लिक्विड में। अगर सॉलिड को लिक्विड में डाल रहा हूँ तो आप मुझे ज़रा बताना कि कौन आपका ये है, सॉल्यूट है या कौन सा डिस्पर्स मीडियम है, कौन सा डिस्पर्स फेज है। तो देखो सॉलिड जिसको आप मिला रहे हो वो हो जाएगा डिस्पर्स फेज, वो क्या हो जाएगा, डिस्पर्स फेज। और जिसको आप जिसमें मिला रहे हो वो हो जाएगा डिस्पर्शन मीडियम। ये अब इतनी बातें क्लियर हुई। तो फिर से एक एग्जांपल ज़रा बताना मुझे। मैं एरो मार्क, जैसे मैंने बोला शुगर, वाटर, एग्जाम्पल देखो मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से। अब मैं बोल रहा हूँ शुगर को किस में डाला जा रहा है, वाटर में। तो शुगर क्या हो जाएगा आपका, डिस्पर्स फेज, और ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्पर्शन मीडियम। क्या इतनी बातें क्लियर हुई सबको? तो अब आ जाओ थोड़ा सा फटाफट से याद कर लेते हैं यहाँ पे ये पॉइंट्स। देखो तो यहाँ पे लिक्विड को गैस में मिला रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमारा डिस्पर्शन मीडियम कौन है, डिस्पर्शन मीडियम गैस है। और ये देखो दो गैस के दो करके हम लोग याद करेंगे यहाँ पे। देखो ये दो हैं पहले क्या, गैस, ये दो कौन से हैं, गैस, डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम में, और मिला रहे हैं पहले। अगर लिक्विड को गैस में मिलाया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, एरोसोल। जब भी याद रखना कि अगर डिस्पर्सन मीडियम में अगर गैस आ जाता है तो वहाँ पे एक वर्ड आएगा एरो। क्लियर? एरो का मतलब हो गया एयर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, एरो बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि अगर गैस को, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, गैस में, गैस हमारा डिस्पर्शन मीडियम है, डीएम है। अब इसमें पहले क्या मिला रहे हैं, लिक्विड, फिर इसके बाद मिलाएंगे हम लोग सॉलिड, और सबका नाम क्या हो जाएगा, इन दोनों को कंबाइंडली कॉल अगर हम मिला दूं तो इसे हम क्या कहेंगे, एरोसॉल, एरोसॉल। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ज़रा देखना। अगर मैं सॉलिड को, अगर लिक्विड को गैस में मिलाता हूं तो जिसे हम कहते हैं फॉग, क्लाउड, मिस्ट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मिस्ट। सॉलिड, सॉलिड किस में, सॉलिड गैस में अगर मिला दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से आप देखते हो ब्लैक ब्लैक कलर के सूट्स निकलते हैं, सूट्स मतलब धुएं निकलते हैं, है ना, उससे भी, वो भी सॉलिड पार्टिकल होता है जो कार्बन होता है, ठीक है। अब आते हैं गैस में। अब इतनी बातें समझ में आई। एरोसोल बोलते हैं किस टाइप का सॉल्यूशन बोलते हैं, अगर गैस में, अगर गैस डिस्पर्शन मीडियम में लिक्विड डिस्पर्स फेज को मिला दें और सॉलिड को मिला दें तो ये एरोसोल टाइप सॉल्यूशन बनता है। क्लियर बात समझ में आ गई आपको? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। अब मैं दूसरे पे आता हूँ। अब मैं किसको याद करवाऊँगा आप लोगों को, तो याद रखना, फिर लास्ट में एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो देखो अब मैं, मेरे पास ये तीन है, ध्यान से देखना जो मैंने हाईलाइट करा है, ये है तीन। अब डिस्पर्शन मीडियम मेरा लिक्विड हो गया, राइट। तो डिस्पर्शन मीडियम हमारा हो गया लिक्विड। अब लिक्विड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे ज़रा बताना, बताइए क्या बोलेंगे। अगर डिस्पर्शन मीडियम, अब मेरा क्या हो जाएगा, लिक्विड। अब लिक्विड हो गया हमारा डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्शन मीडियम में अब इसमें क्या मिलाएंगे, तीनों चीज़ मिलाने वाले हो, ध्यान से देखना, लिक्विड, सॉलिड, गैस, तीनों मिलाएंगे। तो सॉलिड अगर मिले, लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं, लिक्विड जब लिक्विड में मिलाया जाए तो याद रखना इमल्सन बनता है। लिक्विड को लिक्विड में मिलाया जाए तो वो वहाँ पे इमल्सन बनता है। किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, इमल्सन। कभी आप डेंटिंग पेंटिंग वाले को देखे हो जो रंगाई उंगाई करते हैं, आप लोग दीवार उवाल रंगे जाते हैं, पेंटिंग की जाती है तो उसमें लिक्विड को मिलाया जाता है। आप देखना उसके डब्बे पे लिखा रहता है इमल्सन, मतलब सॉलिड, लिक्विड को लिक्विड में मिलाया जाता है, ठीक है। अगर मैं अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में मिला दूं, अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में मिला दूं तो इसे बोलते हैं सॉल। किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, सॉल बनता है। याद रखने का तरीका सुनिए, सॉलिड को लिक्विड में मिलाया था, सॉलिड का सो, लिक्विड का एल, बन गया सॉल। याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा ना कि अगर मैं डिस्पर्शन मीडियम हमारा लिक्विड है और डिस्पर्स फेज मेरा सॉलिड है तो वो बनाएगा सॉल, ठीक है। अब एग्जांपल सुनना, गैस, गैस को अगर मैं लिक्विड में मिलाऊं
गैस को अगर मैं लिक्विड में मिलाऊं गैस को, तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, वो बनेगा फॉर्म। क्या बनेगा, फॉर्म। फॉर्म आपने देखा है, शेविंग क्रीम देखा है ना, गैस होता है उसमें, गैसियस होते हैं जिसको मिलाया जाता है। फिर आपको पेस्ट्रीज के ऊपर जो क्रीम चढ़ाई जाती है उसमें CO2 गैस मिलाया जाता है ना, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में, तो उसे बोलते हैं फॉर्म। तो ये देखो इसके एग्जांपल, अब सबके एग्जांपल देखिएगा। फॉर्म, फॉर्म के एग्जांपल शेविंग क्रीम्स हो गए, ठीक है, मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया। फेस क्रीम आपका एक इमल्सन है, याद रखना। फेस क्रीम नॉट अ फॉग, नॉट अ फॉर्म, इट इज़ इमल्सन, ठीक है। फेस क्रीम जितने भी होते हैं, जैसे फेयर लवली, ग्लो एंड लवली, पता नहीं क्या क्या है ना, और भी बहुत सारे क्रीम्स हैं, ठीक है। वो सभी के सभी जितने भी फेस क्रीम हो गए हैं, जितने भी, वो सभी के सभी इमल्सन होते हैं, ओके। अब सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, लिक्विड को मिलाते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और ये हो गया मड, मड मतलब कचड़ा होता है, ठीक है ना, याद रखना। जिसको सॉलिड को लिक्विड में मिला देते, सॉलिड सॉलिड पार्टिकल अगर को पानी में मिला दोगे तो कचड़ा ही बनेगा ना, मड जैसा बन जाएगा, ठीक है ना, धूल कण मिल जाना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम को मिला दो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सबसे पहले आपको मैं बता दूं व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मैं इसको रफ करता हूँ, रफ कर दूँ थोड़ा, अगर मैं रफ कर दूँ तो याद रखना, डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्स मीडियम समझ में आ गया, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से। जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं ध्यान रखिएगा, मैं रफ कर दिया मैंने इसको, नोट नहीं कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। तो अब ज़रा ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग आ गए यहाँ पे नेक्स्ट। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पेपर में पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक कंपाउंड होता है, याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट आपका है सॉलिड, सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम कौन सा आ गया, सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम आपका आ गया सॉलिड। तो कैसे करेंगे, अब देखो, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड आ गया तो कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का तरीका सुनना। अब सॉलिड आ गया, ध्यान से देखना, अब मैं सॉलिड को मिला रहा हूँ, डिस्पर्सन मीडियम आपका क्या हो जाएगा, अब सॉलिड है, सॉलिड। अब सॉलिड हमारा क्या हो गया, डिस्पर्शन मीडियम। अब इसमें दो प्रकार के, अब मैं इसमें क्या क्या मिलाऊंगा, देखो, पहले मिला देता हूँ गैस, फिर लिक्विड, और फिर मिलाऊंगा सॉलिड में सॉलिड, ठीक है ना। तो किस किस टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखना। अगर ये मिक्सन हुआ तो इसमें बनेंगे आपको सॉलिड को, अगर गैस को सॉलिड में मिलाया, गैस को सॉलिड में मिलाया, गैस को सॉलिड में मिलाएगा तो फिर से बनेगा फॉर्म। लेकिन ध्यान देना, यहाँ ये दूसरी किस्म का फॉर्म है, जैसे यहाँ पे आ जाएंगे आपको रबर, रबर आ जाएगा फॉर्म। आपने देखा है सॉलिड फॉर्म, देखा है थर्माकोल देखा होगा आपने, वो भी एक फॉर्म है, गद्दे वगैरह बनाया जाता है, स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके एग्जाम्पल है, फॉर्म बनते हैं। लिक्विड को अगर सॉलिड में मिला दें, लिक्विड को अगर सॉलिड में मिला दें तो फिर से आपको क्या बनेगा, जेल बनेगा। जेली देखा है ना आपने, जेली पानी में डालने पे वो सॉलिड बन जाता है, ऐसा बड़ा बड़ा सा जेली हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये सब के इसके एग्जाम्पल है। ये किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड मिलाया जाता है, क्या लिक्विड को सॉलिड में मिलाया जाए, सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो आप याद रखना, यहाँ पे बन जाएगा जेम स्टोन, मिल्की ग्लास, ये सब ग्लास वगैरह, बहुत सारे ग्लास, मिक्स ग्लास होते हैं ना, जिसमें सॉलिड को सॉलिड में मिलाया जाता है, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पे ये करके। तो ये सारी बातें हो गई आपकी, क्या इतनी बातें जो थी आपकी बेसिक थी, जो इस चैप्टर में पढ़नी थी, ठीक है ना। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे, इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं अब, ठीक है ना। तो अब आ जाओ, इनमें से आपको आंसर खुद बताना है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, अब ये रहा क्वेश्चन, देखो मैंने इसमें आंसर टिक लगा दिया, हटा दिया। अब बताओ, विच ऑफ द आइडेंटिफाई द ऑड ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा, इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है बताइए। ऑड वन आउट आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विषम है। अब जरा ध्यान से देखो, फॉग, मिस्ट और क्लाउड, ध्यान से देखिएगा, फॉग, मिस्ट और क्लाउड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है बताओ, ये है आपको एरोसोल टाइप सॉल्यूशन। आपसे पूछता कि किस टाइप का सॉल्यूशन है तो बोल देते आप एरोसोल है, ठीक है। अच्छा, किसका किसका मिश्रण है, आप देखो जरा, एरोसोल टाइप है तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था इसके बारे में कि क्या ये किसका किसका मिश्रण है बताओ,
लिक्विड का गैस में मिक्सचर है ना, ये क्या है, लिक्विड को गैस में मिलाया गया है। तो यहाँ पे लिक्विड क्या हो गए, डिस्पर्स फेज हो गया था, और गैस डिस्पर्शन मीडियम था। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। इसमें से क्या है, बोल रहा कौन सा विषम है, तो ये तीनों तो सम हो गए, एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताओ, आपका ये आंसर करेक्ट। ये देखो स्मोक क्या है, स्मोक क्या है आप जरा बताना, कि सॉलिड का गैस में मिलना, ये है स्मोक। सॉलिड को गैस में मिलाते हैं तब जाके बनता है क्या आपका, बताओ, स्मोक बनता है, ठीक है ना। फिर और जरा स्मोक की बातें कर ले, सॉलिड को गए तो एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ये भी इसके एग्जांपल है। क्या, एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल, याद रहेगा, एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। ये इतनी बातें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टिंडल इफेक्ट आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच एलिमेंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन एसिड रेन। तो सबसे पहले आपको एसिड रेन जिसको बोलते हैं अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या होता है, जहाँ ध्यान से सुनना। अम्लीय वर्षा, इसका एक्सप्लेनेशन देखो, एसिड बेस है हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑन द प्लांट, ऑन द प्लांट, ये प्लांट पे क्या करते हैं, हानिकारक। अब प्लांट और एक्वेटिक जीव पे क्या करते हैं, ये नुकसानदेह करते हैं। कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, ये रीजन क्या है इसके पीछे, रीजन क्या है, इंडस्ट्री से निकलने वाला स्मोक, इसका रीजन क्या है, एसिड रेन क्यों होता है। तो याद रखना, रीजन जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब कहाँ कहाँ से निकलते हैं बताइए जरा, फैक्ट्री से निकलते हैं। यहाँ कहाँ से निकलते हैं, फैक्ट्रियों से निकलते हैं, फैक्ट्रीज से निकलते हैं, ठीक है ना। जहाँ पेपर फैक्ट्री से निकलते हैं, है ना। स्मोक ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, ऑटोमोबाइल से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ऑटोमोबाइल से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा। तो अब यहाँ से कौन सा करेक्ट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड इज द करेक्ट, SO2 इज और करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इट रिएक्ट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है बाद में, कार्बन डाइऑक्साइड हीट को बढ़ाता है, ठीक है ना, याद रखना। लेकिन मेन रोल किसका है, सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ चुका है। तो जरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर हैज़ 2 कंपोनेंट एंड बोथ आर कंपाउंड। पहली चीज़ कि कंपोनेंट तो होना चाहिए, 2 कंपोनेंट भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो कंपाउंड भी होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, बोल रहा है टिंचर ऑफ आयोडीन। तो जरा ध्यान से देखिए, पहले ऑप्शन को मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ये हमारा है टिंचर ऑफ आयोडीन। देखो जरा ध्यान से, टिंचर ऑफ आयोडीन इस कलर का दिखेगा। कैसे बनता है टिंचर ऑफ आयोडीन, तो यहाँ आइए, मैं पहले क्या करूँगा, एक आयोडीन का टुकड़ा लूँगा, आयोडीन के बाद में पोटेशियम आयोडाइड, व्हाट इज पोटेशियम, Ki इज द पोटेशियम आयोडाइड। एथेनॉल का फॉर्मूला आप जानती हो, C2H5OH। अब इतना याद रखना कि एथेनॉल इज अ कंपाउंड, पोटेशियम आयोडाइड इज ऑल्सो कंपाउंड, आयोडीन इज एलिमेंट, बट टू रॉ मटेरियल्स आर कंपाउंड ना। तो यहाँ पे टिंचर ऑफ आयोडीन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। तो सिर्फ सॉल्ट से नहीं बनेगा ना कंपोनेंट, 2 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्राइन सॉल्यूशन, ये भी आपका है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। 1 से ज़्यादा कंपाउंड मिलाएंगे सॉल्ट मिलाने के लिए एक्वस फॉर्म में। फिर आपको ब्राइन सॉल्यूशन भी आप जानते हो सॉल्ट मिलाएगा, यानी यहाँ पे कौन सा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ एबव, ये करेक्ट आंसर है, सभी के सभी करेक्ट है आपके। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव, ठीक है ना, सभी के सभी कंपाउंड है, ठीक है। तो याद रखना, इसे बोलते हैं ऑल ऑफ एबव ऑप्शन है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, इस कलर का होता है। जब हम टिंचर ऑफ आयोडीन बनता कैसे है, तो आपको मैंने बता दिया, आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड और एथेनॉल को जब मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है, दिस इज टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बता दिया। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज सफिशिएंट ऑफ कूलिंग। आपको मैं बता देता हूँ कि पहले रेफ्रिजरेटर जितने भी आते थे,
अभी भी आ रहे हैं। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर उसमें जो गैस भरी जाती है, दिस इज अमोनिया, NH3, अमोनिया गैस। कौन सी गैस? अमोनिया। तो अब आपको थोड़ा सा हिंट तो मिल ही गया होगा। अमोनिया गैस कूलिंग इफेक्ट का काम करता है, तो दिस इज अमोनिया। अमोनिया इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? अमोनिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आपको, ये रहा आपका क्वेश्चन। बोला कि विच ऑफ द a solid can be recovered from the mixture of the method of crystallization, which of among the substance comply with the above mixture। अब ये चार स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें देखो बोल रहा है कि होमोजीनियस रिकवर कर सकते हैं सॉलिड। होमोजीनियस से क्या निकाल सकते हो बताओ? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? बोला कि सॉलिड कैन बी रिकवर फ्रॉम द मिक्सचर बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन विच ऑफ द अमाउंट। अच्छा, कैसे रिकवर कर सकते हैं? तो सॉलिड, ये बताओ अगर मैं होमोजेन, आपने ये बताओ सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन को, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन देखते हो टाटा नमक बनाया जाता है ना? टाटा सॉल्ट देखा है? टाटा सॉल्ट कैसे बनता है? तो सबसे पहले वो वाटर को क्या करते हैं, एक इस तरीके से आपको बना दिया जाता है उसमें, और कंटेन कर लिया जाता है, ठीक है ना? कंटेन करके रखा जाता है, और इसमें क्रिस्टलाइजेशन को इसमें रख दिया जाएगा घेर करके, और इसको छोड़ दिया जाता है ताकि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इवोपरेट हो जाते हैं, और जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं इसके नीचे सॉलिड पार्टिकल जम जाते हैं और क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। क्रिस्टल फॉर्म मतलब सॉलिडली वो क्या होते हैं, रेगुलरली अरेंज हो जाते हैं उसके सॉलिड पार्टिकल, और ये क्या कहलाएंगे बताओ? उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ना, क्योंकि सॉलिड को हम क्या करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर को ऑपरेट करके निकाला जा सकता है। चलो ठीक है, पहला करेक्ट। दूसरा बोल रहा है अ मिक्सचर कैन टेकन मस्ट बी सेचुरेटेड, बिल्कुल सेचुरेटेड होना चाहिए। सेचुरेटेड सॉल्यूशन होमोजेनियस भी हो सकता है, होमोजेनियस भी हो सकता है, तो ये रहा आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट बोल रहा है कि द सॉलिड कैन ऑल्सो रिकवर्ड बाय द मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। गलत। सेंट्रीफ्यूगिंग मतलब क्या होता है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो तो और मिक्स हो जाएगा, तो वो कभी निकलेगा नहीं। सेंट्रीफ्यूग घुमाने से तो नहीं निकलेगा ना, उसको सेटल डाउन होना पड़ेगा या इवेपोरेशन करना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जैसे आपको याद आ रहा है कर्ड, मक्खन निकालना, मक्खन एक्सट्रैक्ट करना दूध से, वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इम्प्योरिटी अलोंग द सॉलिड, द मिक्सचर कैन नॉट कंटेन अदर इम्प्योरिटी, ये भी गलत है। यानी ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका तो ये फैक्ट है याद रखना। साइज ऑफ कोलोइडल, साइज ऑफ कोलोइडल कौन सा होगा? दिस इज योर साइड ऑफ साइड, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन डी याद रखना, इसको रट्टा मार लो, डी। 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, कहीं कहीं ये नैनोमीटर माइक्रोमीटर में भी लिख देगा, है ना? जैसे मैं इसको अगर इसी ऑप्शन को ऐसे लिखूँ, 10⁻⁻4 माइक्रोमीटर टू 10⁻⁻2 माइक्रोमीटर। याद रखना, इसको भी ऐसे करके लिखा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हो 1 माइक्रोमीटर किससे बराबर होता है? 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। अगर मैं 1 नैनोमीटर की बात करूं, 1 नैनोमीटर की बात करूं तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर की बात करूं तो वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है, जो एटम की साइज मेजर की जाती है। एटम साइज माइक्रोमीटर में मेजर की जाती है, यानी पिकोमीटर से मेजर की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ गया? ये रहा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? तो पहले चीज़ याद रखना, जो फिजिकली फील है, जिसमें कोई भी नया चीज़ बना दे तो उसे फिजिकल, लेकिन केमिकल। अब यहाँ देखना फिजिकल की नॉट फिजिकल, मैंने आपको बताया था मेल्टिंग, ये मैंने बताया था आप लोगों को, मेल्टिंग, बॉइलिंग, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कटिंग, बेंडिंग,
टेंडिंग, ये केमिकली नहीं संभव है। ये क्या कर सकते हैं हम लोग, ये काम हम लोग फिजिकली करते हैं। याद रखना ये टर्म जहाँ दिखे आपको, ये टर्म जहाँ दिखे आपको, याद रखना ये टर्म जहाँ दिखे आपको, आप याद रखना कि ये सभी के सभी कौन से प्रोसेस हो जाएंगे बताइए ज़रा। ये सभी के सभी हो जाएंगे फिजिकल प्रोसेस। क्या हो जाएंगे बताओ, फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे बताओ, फिजिकल प्रोसेस हो जाएंगे। तो आप हमेशा याद रखना। तो अब मेरे को ये जल्दी से फटाफट से ये बताओ कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। मेल्टिंग फिजिकल है, रस्टिंग, अच्छा कटिंग क्या है, फिजिकल है, बेंडिंग फिजिकल है, रस्टिंग क्या है, केमिकल है। तो केमिकल की पहचान सुनो, रस्टिंग, रस्टिंग वर्ड जहाँ लिख जाए, बर्निंग जहाँ लिख जाए, बर्निंग जहाँ लिख जाए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। केमिकल रिएक्शन की बात की जाए, केमिकल रिएक्शन की बात की जाए, रिएक्शन की, तो आप याद रखना वहाँ पर भी ये सभी केमिकल प्रोसेस होते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट की अगर मैं बताऊँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस इन नेचर, कौन सा इसमें से होमोजीनियस है। होमोजीनियस की पहचान आपको बताया था ना, होमोजीनियस प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है। होमोजीनियस क्या होती है, होमोजीनियस जो है प्रॉपर मिक्सिंग होती है, प्रॉपर मिक्सिंग होती है। यहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग किस में होगा, आइस बताइए सॉलिड है, आइस सॉलिड, वुड बताओ इनमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस इन नेचर। वुड भी नहीं है, ठीक है, सैंड नहीं है। अब बताओ कौन सा होमोजीनियस है, आप याद रखना आइस, आइस होमोजीनियस है, प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है पार्टिकल की, अगर मेल्ट हो जाए तो। अब सॉलिड की बात करें, ये तीनों के तीनों क्या है, हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज एरोसोल। एरोसोल का पहले बताओ जरा, गैस का सॉलिड के साथ, सॉरी सॉलिड मिल जाए, गैस में अगर सॉलिड को मिला दे, सॉलिड को मिला दे और लिक्विड को मिलाएं तो भी आपका क्या बनता है, यहाँ पे बनता है एरोसोल, एरोसोल याद रहेगा, एरोसोल बना दिया मैंने। अब बोल रहा है इनमें से कौन कौन सा एरोसोल है, तो आप देखिए ज़रा, ये तो नहीं है, ये सभी देखो ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको, कहाँ गया, हाँ ये रहा। यहाँ पे ज़रा देखो, जेली, बटर और फेस क्रीम, ये तो होगा ही नहीं। फॉग क्या होगा आपका, एरोसोल होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, लंबा हो रहा है वीडियो, है ना। मिस्ट, यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल। तो अब जरा देखो, मिस्ट, फॉग और मिस्ट, फॉग और जेली, ये क्या है, ये तो सॉल है ही नहीं, ये सॉल है, जेली सॉल है। अब देखो ये भी नहीं है सॉल, ये ऊपर वाले दोनों एरोसॉल है, एरोसॉल है, ये सॉल हो सकता है ना। लेकिन ये बताओ, मड जानते हो, मड एग्जाम्पल है सॉल का, सॉलिड और लिक्विड को मिला देंगे सॉल बनेगा, ऑप्शन नंबर ई, सॉरी डी, यहाँ पे ऑप्शन डी लिखने, डी ऊपर चला गया है, सॉरी सॉरी, ये है ऑप्शन ए, बी, सी और ये है डी, तो ऑप्शन डी हो जाए, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी नंबरिंग मिस्टेक हो गई, ये देख लो यहाँ पे, मड इज योर राइट आंसर, मड राइट आंसर, अब चाहे ऑप्शन जो भी हो, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सॉल। सॉल का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है, मड सॉल का एग्जाम्पल है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सॉल का एग्जाम्पल है, मड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें एग्जाम्पल दे दिया है, तो ये भी सॉल का एग्जाम्पल है। लेकिन मिस्ट जो है सॉल का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये है एरोसॉल, एरोसॉल। मैंने बताया था कि मिस्ट जो होता है लिक्विड और गैस का मिक्सचर होता है, ठीक है ना, जो एरोसॉल टाइप होता है, मैंने बताया था शुरू में। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, फिर से वही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म। फॉर्म का एग्जाम्पल कौन सा है, यार ऑप्शन में मिस्टेक हो रहा है, फॉर्म का एग्जाम्पल कौन सा है, सेविंग क्रीम सिंपल सा एग्जाम्पल है फॉर्म का, फॉर्म का एग्जाम्पल, लिक्विड, लिक्विड गैस को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाए, फॉर्म एग्जाम्पल है किसका, सेविंग क्रीम, सेविंग क्रीम, याद रखना, ठीक है। तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग इसे लाइक कर लेना, फॉलो कर देना, ठीक है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अच्छा लगे तो आप लोग बताना ज़रूर, और भी जो क्वेश्चन इस चैप्टर के डालने होंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर डालने हो या छूट रहा हो तो आप बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मैं उसको भी कवर कर दूंगा, ठीक है ना। पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे हर चैप्टर के MCQs और कॉन्सेप्ट आपके एक प्लेलिस्ट बना दूँ, ठीक है ना, फिर इसके बाद आपकी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूँगा, ठीक है ना।
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल से जुड़े रहो। आप लोगों को सारे बेल बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आपको इससे बेल बटन दबाने से क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको अगर समझ में आए तो लाइक करना मत भूलो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।